लोकतंत्र। बैठ जाओ, इसमें विचार। सर, लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था और स्वतंत्रता प्रदान की जाए। वो तो आगे लिखा हुआ है, वो नहीं। लोकतंत्र मतलब लोक से उभरा हुआ तंत्र, और लोक मतलब लोक मतलब हम लोग, जनता, ठीक है। जनता से उभरा हुआ तंत्र, जो भी व्यवस्था उभरेगी वो जनता से उभरेगी। लेकिन जनता और लोक में फर्क है। क्या फर्क है? जनता और लोक में क्या अंतर है? लोक शब्द आलोक से बना है। आलोक मतलब रोशनी, और लोक शब्द का इस्तेमाल अवधी और भोजपुरी में होता है लौकना, लौकत बा। इसका क्या मतलब है? दिख रहा है। तो देखने से भी है, देखने के लिए और रोशनी, ये जब दो चीजें मिल जाती हैं तो इन दोनों के लिए जरूरी है आंखें खुली होना। तभी रोशनी का आभास भी होगा और तभी हम देखेंगे। तो लोक और जनता में अंतर यह है कि खुली आंखों वाली जनता ही लोक होती है। इसीलिए हमारे लोकगीत, लोक कथाएं क्या हैं? जो हमारे पुरखों ने, जिनकी आंखें खुली थी, उन्होंने सब कुछ देख करके जो गीत गाए वो लोकगीत हो गए। और जो उन्होंने कथाएं देखी अपने आंखों से, उसको जब बनाई या शिक्षा के लिए जो बनाई खुली आंखों से, तो वो लोक कथाएं हो गई। लोक कथाएं और लोकगीत ये खुली आंखों वाले हमारे पुरखों ने जो बनाए थे वो है, कल्पनाएं नहीं है मात्र। उसमें बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं और उसमें हमारी बहुत बड़ी जरूरतें छिपी हुई हैं। तो यह तो हुआ लोक। तो खुली आंखों वाली जनता से उभरा हुआ तंत्र, यह है लोकतंत्र। जनता से ही तंत्र उभरेगा। जनता ही, जो खुली आंखों वाली जनता जिसको चुनेगी वह व्यवस्था चलाएगा। जनता मालिक है, खुली आंखों रख से वो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वह व्यवस्था चलाएंगे। और गणराज्य, इसमें एक और शब्द है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता सॉवरेनिटी होती है कि इस देश पर जनता के शासन के अलावा और किसी का न शासन होगा न प्रभाव होगा, चाहे वो विदेशी हो चाहे देश के अंदर का हो। न किसी बाहरी देश का, न किसी बाहरी यूएनओ या ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन का, या न तो देश के अंदर के किसी प्रदेश का या व्यक्ति का या कंपनी का या पॉलिटिकल पार्टी का, किसी का कोई दबाव या प्रभाव नहीं होगा। सारी की सारी सत्ता जनता के पास रहेगी। हम भारत के लोग ही इस देश के मालिक हैं। यह तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे, संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एक और शब्द महत्वपूर्ण है बंधुता। बंधुता शब्द, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता शब्द दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है। बंधुता का अर्थ है कि हम सब भाई बहन हैं। कैसे? एक भारत माँ की संतान है, वह हम सब का रिश्ता है। हम सब बंधु हैं और वह जो बंधुता का आपस में सौहार्द होना चाहिए, वह बढ़ाने के लिए ये संविधान हमको प्रेरित करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो आपको जानने थे। अब एक सवाल और कि हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। हम कहते हैं कि हम भारत के लोगों को देश की मालकियत संविधान ने दी। तो क्या 15 अगस्त 1947 को हम लोग को, हम भारत के लोगों को मालकियत नहीं मिली थी? जब देश आज़ाद 15 अगस्त को हो गया तो 15 अगस्त को देश की मालकियत जनता के पास नहीं गई। अगर जनता के पास नहीं गई तो किसके पास गई? पंद्रह अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 पास हुए। ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 फॉर इंडिया और ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 फॉर पाकिस्तान।
दोनों एरियाज के पावर को उन्होंने वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट्स को सौंप दिया। उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू उसके प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर्स थे वो सब। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया तब इंटरिम गवर्नमेंट से पावर जनता के पास चली गई। तो एक तरह से अगर आज़ादी की गंगा उतरी तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट में गई और वहाँ से फिर उसके बाद जन जन तक पहुँची। लेकिन अभी तक जन जन तक नहीं पहुँची क्योंकि हम लोगों ने 1400 से ज़्यादा संविधान कथाएं पूरे देश में कहीं, अभी लोगों को संविधान पता ही नहीं है। तो जब तक आज़ादी की गंगा, संविधान की गंगा और शहीदों के सपनों की गंगा जन जन तक नहीं पहुँचेगी तब तक देश में आज़ादी और खुशहाली नहीं आएगी। उसके लिए आप सब बच्चों से यह आग्रह है कि संविधान को खुद जानें क्योंकि वह पहला कर्तव्य भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं भी क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं बताएंगी। सरकारें संविधान को जनता को नहीं बताएंगी क्योंकि जिस दिन जनता जागरूक हो गई तो फिर इन्हें नहीं चुनेगी। फिर वो संविधान पास करते समय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू और अम्बेडकर जी दोनों ने कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी, जनता को जिम्मेदारी दी थी कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर चुनो, न कि जाति, धर्म, शराब, पैसा और बड़े बड़े कटआउट और मीडिया में बनाए हुए गॉडली इमेज के आधार पर। और अच्छे चरित्रवान, संवेदनशील लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि वो चुनाव में भाग लें, खड़े हों। आजकल ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे, खड़े ही नहीं हो रहे हैं। तो वह तभी होगा जब लोग संविधान जानेंगे, उसकी भावना को जानेंगे और उसी अनुरूप लोगों को चुनेंगे और अपने प्रत्याशी बनाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। अच्छा, कितनी तरह की सरकारें हैं देश में? देश में कितनी तरह की सरकारें हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नगर निकाय और ग्राम पंचायतें, जिन्हें स्थानीय सरकारें कहते हैं। 3 तरह की सरकारें हैं। और यह आदिवासी क्षेत्रों में उनके अपने ट्राइबल कम्युनिटीज को भी सरकार ने इसी में ग्रुप में रखा हुआ है। 3 तरह की सरकारें। और जैसा कि लोकतंत्र जनता को अपने व्यवस्था चुनना है, लोगों को चुनना है और जनता को ही सारे फैसले करने हैं लोकतंत्र में। जो तीसरे स्तर की सरकारें हैं, यह लोगों को पता ही नहीं है, जबकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए और इसी से जादू हो जाता है, परिवर्तन तुरंत शुरू हो जाता है। जितने गांव पंचायतों की सरकारें अपने अपने गांव में जाकर के ये बात बता दो, गांव बदल जाएगा। गांव के लोगों को सारे फैसले 29 विषय संविधान ने गांव सभा को दे दिए हैं। जो पहले केंद्र और राज्य सरकारों को था उसमें से काट करके, निकाल करके 29 विषय संविधान ने गांव सरकारों को दे दिया है, गांव सभाओं को दे दिया है। उन पे सारे फैसले प्रधान को नहीं करना है, सारे गांव के लोगों को बैठ करके खुद फैसला करना है कि किस विधवा को पेंशन मिलेगी, किस गरीब का मकान बनेगा, कहाँ खड़ंजा लगेगा, कहाँ सरकारी वो हैंडपंप या मशीन या सिंचाई या जो भी 29 विषय हैं, फैसले सारे गांव के लोगों को इकट्ठा होकर करना है। और कम से कम प्रधान को 2 बार साल में 2 मीटिंग कराना है और सारे फैसले उसमें कराने हैं। बीच में और करवाना पड़े तो फिर सबको मिल करके कराना है। यानी कि सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं। डिसीजन मेकर जनता है, लोकतंत्र है, और इम्प्लीमेंटर या फैसिलिटेटर ग्राम सभा या गांव का प्रधान है। फैसले जनता के होने हैं। अब विधानसभा और लोकसभा में सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। पूरे विधानसभा के प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि वह जनता की आवाज को वहां विधानसभा या लोकसभा में रखे। इसीलिए वोटिंग होती है ताकि लोग अपने प्रतिनिधि चुने जो विधानसभा या लोकसभा में उनकी आवाज ले जाकर के रखें। तो किसी भी विषय पर वोट देते समय या बहस करते समय
उस विधायक या सांसद को अपने क्षेत्र में आकर डिस्कस करके पूछना चाहिए कि बताओ तुम लोगों की क्या राय है, जो मेजॉरिटी ओपिनियन हो उसको जा करके वहाँ रखे। यहाँ होता है कोई जनता की राय वहाँ भेजता है, वो जनता की आवाज़ रखने के लिए वहाँ चुना गया है। तो जब जनता की आवाज़ वो वहाँ नहीं रखता, किसी पार्टी लाइन पे चला जाता है, पार्टी के बॉस का या पार्टी के कार्य समिति का वहाँ राय रखने लगता है, या किसी पूंजीपति का जिसके पैसे से वो चुनाव जीता है करोड़ों रुपए खर्च करके, उसकी राय वहाँ रखने लगता है उसके हिसाब से, तो वही भारत के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हो जाती है और जनता के अधिकारों की हत्या हो जाती है, जनता की खुशहाली की हत्या हो जाती है, जनता की आवाज़ की हत्या हो जाती है। ये इसीलिए हो रहा है कि लोग संविधान नहीं जानते। जिस दिन संविधान जान लेंगे उस दिन वोट देने से पहले जो भी वोट मांगने आएगा विधानसभा या लोकसभा के लिए, विधायक या सांसद होने के लिए, सबसे पहले एक शपथ पत्र मांगेंगे कि तुम शपथ लो कि जीतने के बाद तुम हमारी आवाज़ वहाँ रखोगे, किसी पार्टी या पूंजीपति के गुलाम नहीं बनो। इस बात पे ताली तो बजाओ कि संविधान इतना अच्छा है। ये सरल शब्दों में संविधान की मेरी किताब है संविधान कथा। इलाहाबाद जिले में एक पीएससी के कमांडेंट है ब्रजेश मिश्रा जी, उन्होंने अपने गांव में इसको बंटवा दिया, अपने आसपास के गांव में बंटवा दिया। गांव पंचायत के चुनाव में जितने गांव में किताब गई और उनके गांव में सबने मिलकर के फिर अच्छे लोगों को, जिसने ये प्रॉमिस किया कि हम गांव के सभा में सारे फैसले करेंगे, अपना खुद कोई फैसला नहीं करेंगे, उसको जिता दिया। उस क्षेत्र में र्यूमर आज भी फैला हुआ है कि एक जादू की किताब आती है और पूरा गांव बदल के चली जाती है। जादू संविधान है, हमारा भारत का संविधान, और उसकी जानकारी जिस दिन हो जाएगी उस दिन देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। संविधान पर तो 8-10 घंटे की जब मेरी बात गाँव में होती है तो लोग भर रोने लगते हैं और गाँव तो बदल ही जाता है। तो ये रहा संविधान के बारे में। संविधान के बारे में और कुछ पढ़ना हो तो मैं इस किताब को PDF पर आशुतोष जी को भेज दूंगा, ये सबको भेज देंगे, सब लोग पढ़िएगा, या गूगल पे हर जगह संविधान की बात टेक्स्ट पे अवेलेबल है, वहाँ पढ़िए। अब 2 चीज़ें और मैंने कही थी, एक लोक कथा और एक अमरत्व कैसे प्राप्त करें। बस ये 2 चर्चाएं 5-5 मिनट में करके अपनी बात मैं खत्म करूँगा। और पहली एक लोक कथा जो मैंने यहीं बस्ती में अपने गांव में सुनी थी, लेकिन बड़े होने पर जब पूरी दुनिया की लोक कथाएं पढ़नी शुरू की तो वही लोक कथा मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, और तो और वनवासी क्षेत्रों की भाषाओं में भी मिली। एक कहानी जब छापे खाने नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, प्रिंटिंग नहीं था, एक गांव से दूसरे गांव, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी घूमती हुई, अपना रूप बदलती हुई, भाषा बदलती हुई पूरी दुनिया में फैल गई। सोचिए वो कहानी कितनी सशक्त होगी। वो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कहानी है और लोकतंत्र की माँ है। जब राजशाहियाँ थी, तानाशाहियाँ थी, फिर भी एक कहानी रेंगती हुई पूरी दुनिया में पहुँच गई, आम आदमी की शक्ति को अपने अंदर छिपाए हुए। कहानी मैं सुनाता हूँ 2-4 मिनट में। आपने सुना होगा क्योंकि बस्ती यही अब हमारे गांव गौरा पांडे में हमने सुनी हुई है, तो अवधि की भी कहानी है, पूरे देश दुनिया की तो है ही, कि 2 चिड़िया थी। आपने सुना होगा, मुझे 100% उम्मीद है। 2 चिड़िया बहुत भूखी थी, बहुत ढूंढने को उन्हें दाल का दाना मिलता है, वो उसको आधा आधा बांटने के लिए खूंटे से रगड़ती है। रगड़ने से वो दाल का दाना 2 हिस्सों में टूट तो जाता है, लेकिन कोई दरार वगैरह नहीं होगी। आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है, आधा जो हिस्सा बाकी है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोता का आधा हिस्सा है जो खूंटे में फंसा हुआ है। तोता जब नहीं निकाल पाता तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का लय परदेश है। बढ़ई उसको डांटता है, अब तोते तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरे। तब राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ने खूंटा चीरे। बच्चों, छोटे बच्चों जब प्राइमरी स्कूल के दर्जा 1, 2, 3 की जब ये कहानी सुनाता हूँ विस्तार से, तो हर लाइन पर उनको मजा आता है, बहुत खुश होते हैं और बड़ा अच्छा उत्तर भी देते हैं। लेकिन समय कम है तो मैं जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो। राजा
चींटी को ही सॉरी तोते को ही डांटा, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बड़ाई क्यों डांटे। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, रानी डसो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सो, हाथी भी डांटता है। और तब वो रोता हुआ जा रहा है, अब उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में है क्या है, रेंगना। तो हल्के हल्के हाथी के सूंड में घुस के रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है, जिस भाषा में मैंने अपने गाँव में सुना कि सांप में घुसो सो मत कोई, हम तो नदी सोखम लोई। और जब हाथी नदी सोखने के लिए तैयार हो जाता है तो नदी आग बुझाने जाता है, तो नदी आग बुझाने को, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को, राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस कहानी में बताओ सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से ताली बजाओ अपने शरीर में। और जब छोटे खोल के बच्चों को छोटे छोटे 4-5 साल की कहानी सुनाता हूँ, लोकतंत्र की और ये लोक कथा, तो वो इतनी जोर से चींटी बोलते हैं कि मन खुश हो जाता है। तो अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर चींटी है, लेकिन अब अगला प्रश्न उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर भले ही आपने अभी तक दिया हो या ना दिया हो, अब तो देना ही पड़ेगा कि चींटी में कौन सा ऐसा गुण है जो पूरे सिस्टम में राजा रानी हाथी एक से एक बड़े एलिमेंट्स हैं जिनमें नहीं था, जिसकी वजह से चींटी सबसे शक्तिशाली हुई। एक चींटी के आने के पहले पूरा सिस्टम अक्रियाशील था, इनएक्टिव था। एक चींटी के आने से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, क्रियाशील हो गया। चींटी में कौन सा ऐसा गुण था जो और सब में नहीं? और साहस तो राजा में सबसे ज्यादा होना चाहिए, हैं? नहीं, ये नहीं है। और सोचो, रेंगना भी, सांप भी रेंगता है, बहादुरी नहीं है। राजा हाथी और इन सब से बहादुर चींटी कैसे हुई? प्रयास क्यों किया? उस गुण के कारण ही प्रयास किया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। किस गुण के कारण प्रयास किया, वो कौन सी बात? प्रयास किया ये तो ठीक है, और ने केवल प्रयास नहीं किया, चींटी ने केवल प्रयास किया, लेकिन किस गुण के कारण चींटी ने प्रयास किया? चलो समय कम है इसलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रेम और व्यवहार। ताली बजाओ, आधा आंसर। प्रेम भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित और उचित शब्द है संवेदना। संवेदना का मतलब जब हम दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझें, अपनी वेदना के समान समझें। चींटी ने तोते के दर्द को, वेदना को अपने दर्द या पीड़ा के बराबर माना, तो इसीलिए ये संवेदना हुई। जब उसके पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसा माना तो फिर जो उसके वश में है वो किया। प्रेम भी लगभग वही बात है कि अगर किसी से प्रेम आपको है और वो दुखी है तो आप उसके दुख निवारण के लिए करेंगे। तो जब चींटी ने तोते की वेदना को अपनी वेदना समान समझा तो उसके लिए अगर उसके वश में महज रेंगना था और पूरी संवेदना के साथ रेंगी तो पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कहानी इसलिए है कि अगर तुम पूरी संवेदना के साथ जो तुम्हारे वश में है वो करोगे, लेकिन पूरी संवेदना के साथ, संवेदना किसकी? परिवार की, समाज की, प्रकृति की, धरती के प्रति पूरी संवेदना के साथ, सबके इंटरेस्ट में जो तुम्हारी शक्तियां हैं, अगर पूरी संवेदना के साथ उन शक्तियों को लगाओगे तो जैसा समाज चाहते हो वैसा समाज बन जाएगा, जैसा देश चाहते हो वैसा देश बन
बन जाएगा। जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन जाओगे, और जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। जैसी धरती बनाना चाहते हो वैसी धरती बन जाएगी, जैसे प्रकृति बनाना चाहते हो प्रकृति बन जाएगी। लेकिन जरूरी है कि हर कदम पूरी संवेदना के साथ, सबके जुड़ाव के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहो। तो ये तो कहानी है तुम्हारी ताकत की। सबसे बड़ी ताकत संवेदना की होती है। संवेदना ड्राइवर की या ड्राइविंग सीट पे रहती है। अगर तुम में संवेदना नहीं है तो तुम काम शुरू करोगे ही नहीं, भले ही सारे संसाधन शुरू तभी करोगे, अपनी शक्तियों का, अपने संसाधनों का इस्तेमाल तभी करोगे जब संवेदना होगी। राजा के पास तो सब कुछ था लेकिन उसने नहीं किया कुछ, सारी शक्तियां उसके पास थी लेकिन नहीं किया क्योंकि उसमें संवेदना का बल नहीं था। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में तुम जो सीख रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में संवेदना सिखाना एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। तुम जो भी सीख रहे हो उसका सदुपयोग तभी हो पाएगा जिंदगी में अगर साथ में संवेदना का बल है। लोकतंत्र की कहानी लोकतंत्र की माँ है, वो इसलिए कि इस कहानी में सबसे ताकतवर चींटी है। और चींटी कौन है? आम आदमी, जो नीचे के पायदान पर जिसको हम मानते हैं, वही सबसे शक्तिशाली है। बस उसके संवेदना के जगाने की जरूरत है। जिस दिन आम आदमी की संवेदना जाग गई और वह सामूहिक रूप से अपने जैसों को चुनने लगी तो पूरा देश बदल जाएगा और खुशहाल हो जाएगा, और पूरी धरती खुशहाल हो जाएगी, प्रकृति भी बच जाएगी। और अब वह अंतिम अमरत्व वाला प्रश्न, उसी के बाद ये बात खत्म हो जाएगी। वो भी इससे जुड़ा हुआ है, अमरत्व कैसे मिलता है वो भी इस कहानी से जुड़ा हुआ है, और पहले की जो बातें हुई उससे भी जुड़ी हुई है। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि ईश्वर ने, वो जो सवाल है वो भी इस कहानी से जुड़ा हुआ है कि ईश्वर ने हमें सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार या सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसे ही बना हुआ है जैसे जन्म के समय था। सारे अंग प्रत्यंग वही हैं, बड़े जरूर हो गए हैं लेकिन सारा अनुपात वही है, सब कुछ वही है। तो वह सबसे बड़ा तोहफा या गिफ्ट या उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है? प्रश्न का उत्तर बताओ। हाँ, प्रकृति। तुम्हें तुम्हारे शरीर में क्या दिया हुआ है? तुम्हें तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता। काफी हद तक ठीक है, लेकिन प्रिसाइज आंसर चाहते हैं। इस कहानी से जुड़ा हुआ है, इतना मैंने हिंट या गहराई दे दिया है। आप भी कुछ कह रहे हैं? संवेदना। हाँ ठीक है, इसका उत्तर संवेदना नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए संवेदना तो हम जब दूसरा आ जाता है तब, एक व्यक्ति के लिए वो होगा पीड़ा, पेन, दर्द, वेदना। अकेले एक आदमी को वेदना होगी, जब दो आदमी हो जाएंगे तो दूसरे की इसको वेदना हो तो संवेदना हो जाएगा। वेदना। अब तुम कहोगे कि मैं तुमसे पूछूंगी क्या ये पीड़ा, दर्द सबसे महत्वपूर्ण तोहफा ईश्वर का है? तो कितने लोग इससे सहमत है? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग सहमत है? कितने लोग एग्री करते हैं? डाउट होना स्वाभाविक है, थोड़े लोग सहमत हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2-3 मिनट। आगे बढ़े तो अभी थोड़ा लोग जुनमुन है। ईश्वर ने हमको वेदना का उपहार दिया है, पीड़ा का उपहार दिया है, दर्द का उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं पीड़ादायक स्थिति होती है, हटा लाते हैं, कहीं कुछ खतरा हो जाता है शरीर को, दर्द होता है तो हम
उसके निवारण के लिए डॉक्टर के पास, तुम लोग फार्मेसी में हो, तुम लोगों के पास बहुत लोग उसी दर्द निवारण के लिए दवा लेने आएंगे, तो तुम भी उसी का अंग हो, उसी प्रोसेस का, उनकी दर्द निवारण के प्रोसेस का। अगर लोगों को दर्द न होता, पीड़ा न होता, तो तुम्हारा तो प्रोफेशन ही नहीं होता। हमारा प्रोफेशन भी दर्द की वजह से, खैर वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ईश्वर ने हमारे बालों को पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं दिया, तो इनके साथ हम क्या क्या करते हैं, कितने तरह से छेड़छाड़ करते हैं बालों को, मूंछों को, दाढ़ी को काट पीट करके। इस मामले में हमारी बच्चियां और महिलाएं बेहतर हैं कि अपने बालों को बचाए रखते हैं। हम पुरुष लोग तो इसके साथ इतना अत्याचार करते हैं, फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, डिजाइन के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे। हमारे कोलीग थे जो खुद अपने हाथों से अपना सर का शेव करते थे, दाढ़ी वैसे पूरी रखे हुए थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते थे? कहते स्मार्ट और अलग दिखना चाहता हूँ। तो न जाने कितने कारण हैं जिसकी वजह से आदमी अपने बालों को तरह तरह से व्यवहार करता है उनके साथ। कल्पना करो कि अगर ईश्वर ने जैसे बालों को दर्द नहीं दिया है, हमारे शरीर को भी दर्द का तोहफा न दिया, तो इसी हॉल में कितने तरह तरह के शरीर मिलते, कितने तरह तरह के डिजाइन है। हर व्यक्ति अपने अपने फैशन के हिसाब से अलग अलग शोल्डर्स, अलग अलग सब कुछ, कान अलग तरीके से, पैर अलग तरीके से, सब कुछ। लेकिन जो पीड़ा होती है, खतरा रहता है, तो इसलिए बचाए रखता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इससे उभर के आती है, दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे और याद रखना है, ये पीड़ा केवल हमको सुरक्षित ही नहीं रखता है, हमको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। अगर हम ये पेन की नींव यहाँ चुभाते हैं तो दर्द हो रहा है, यहाँ चुभाते हैं दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ शरीर नहीं है। तो परिभाषा ये बनती है जिंदगी भर के लिए सबसे बड़ी परिभाषा कि जहां जहां दर्द महसूस होता है वहां वहां शरीर है, और जहां जहां शरीर है वहां वहां दर्द महसूस। कन्वर्स भी तमाम सारे थ्योरम्स में पहले थ्योरम प्रूव करते फिर कन्वर्स प्रूव करते। तो जहां जहां शरीर है वहां दर्द महसूस होता है, और जहां जहां दर्द महसूस होता है वहां शरीर है। अब यह परिभाषा जो दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा है, इसको थोड़ा अपने शरीर से बाहर एक्सपेंड करो, तो यह परिभाषा रूप लेने लगती है कि जहां जहां का दर्द हमें महसूस होता है वहां वहां हमारा शरीर है, यानी कि वहां हमारे शरीर का विस्तार है। अगर हम आशुतोष जी का दर्द महसूस करते हैं तो फिर आशुतोष जी तो है ही, हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, हमारे शरीर का विस्तार है। अगर हम तुम सब का दर्द महसूस करते हैं तो तुम सब हमारे शरीर का विस्तार हो, एक्सटेंडेड बॉडी हो। और फिर ये संवेदना रूप लेने लगता है, तो वेदना रूप लेने लगता है संवेदना का। जहां जहां तक की संवेदना हम महसूस करते हैं वहां वहां हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। अब ध्यान की दुनिया में सबसे बड़ी प्रक्रिया भी यही है, मेडिटेशन की, ध्यान की, कि अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हमारे ध्यान में प्रकृति का दर्द हम महसूस करते हैं, संपूर्ण प्रकृति का, तो प्रकृति हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। अगर हम देश का दर्द महसूस करते हैं अपने ध्यान में बैठ करके, तो पूरा देश हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। या यूँ कहें कि पूरे देश एक बड़ी बॉडी महसूस होती है, विराट शरीर महसूस होता है, और हम अपने को उसका जीवंत अंग समझने लगते हैं। यही ध्यान में भाव जब और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आता है जब हम पूरी धरती से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं और पूरी धरती हमारा एक्सटेंडेड बॉडी महसूस होती है, या पूरी धरती एक विराट शरीर महसूस होती है और हम उसका जीवंत अंग अपने को समझते हैं। यही भाव अगर ध्यान में और आगे बढ़ता है, जो अल्टीमेट है, तो एक ऐसा समय आता है
कि जब हम पूरे ब्रह्मांड को से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, या पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर महसूस होता है और हम अपने को उस जीवंत उसका एक अंग महसूस करते हैं, तो फिर हम उस वैदिक मंत्र पे जो जितने मैंने कहे थे उस समय, इससे यही अंतिम कहने को उस समय नहीं था, इसके साथ जुड़ा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं, लेकिन हम ब्रह्म और ब्रह्मांड सबसे जुड़ाव और अपनी भावना के साथ, ध्यान के साथ, विस्तार के साथ पहुँचते हैं, न कि अहंकार के साथ। ज़्यादातर गुरु लोग अपने को अपने अहंकार की वजह से अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो अपने ध्यान में सबसे जुड़ा महसूस करता है, जिसकी एक्सटेंडेड बॉडी सबसे जुड़ी महसूस होती है, तब वह अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाता है, इस अल्टीमेट सच्चाई को महसूस करता है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो तुम्हारा क्लास सिलेबस में है एथिक्स एंड वैल्यूज, उसकी ओरिजिन या बेस यही है। एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ये सिखाने पढ़ाने से थोड़ा आएंगे। लेकिन अगर तुम पूरी धरती से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हो, तब धरती के किसी अंग से क्या अत्याचार, व्यभिचार या गलत काम कर सकते हो? गलत काम हम तभी करते हैं जब किसी चीज को दो हिस्सों में बांटते हैं, किसी क्षेत्र को, एक से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक से नहीं करते हैं। जिससे नहीं करते हैं वहाँ सारा अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार करेंगे, गलत काम करेंगे, अनएथिकल होंगे। लेकिन जहाँ जुड़ाव महसूस करते हैं उसके साथ अनएथिकल कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर ये भाव हमारे मन में है कि हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो लाइफ में कभी किसी के साथ अनएथिकल हो ही नहीं सकते हैं। एथिक्स की ओरिजिन यही है। अगर ये हाथ पूरे शरीर से जुड़ाव महसूस करता है, तो क्या यह अनएथिकल हो सकता है किसी अंग के साथ? इम्पॉसिबल है। यह अनएथिकल होगा, गलत काम या नुकसान तभी कर सकेगा जब इसको लकवा मार गया हो सकता है गिर करके आपको चोट पहुंचा दे। लेकिन अगर यह सबसे जुड़ा हुआ है, फिजिकली हेल्दी है, तो यह किसी शरीर के अंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर हम धरती के किसी हिस्से से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, तो यह हमारा मानसिक लकवापन है, मेंटल पैरालिसिस है। यही अनएथिकल होने की शुरुआत है। हमें यह मेंटल पैरालिसिस दूर करना है। आपके मन में एक प्रश्न यहाँ ये आ सकता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उससे कैसे जुड़ाव महसूस करें? इसका उत्तर यही है कि आप उसके गलत काम से नफरत करिए, उस गलत काम को रोकिए, लेकिन उससे नफरत न करिए। अगर किसी ने बातचीत किया तो मैं इनसे नफरत नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। इनके उस गलत काम का थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध किया ताकि ये भविष्य में ना करें। इसी तरह से व्यवहार करना है, सबसे हमेशा प्रेम करना है। और रही अमरत्व की बात खत्म कर रहे हैं कि हम जब यह हमारे शरीर को मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना है, तो हमारा शरीर अगर खत्म हो गया, मृत्यु हो गया, लेकिन इसी शरीर की जो एक्सटेंडेड बॉडी है वो पूरा ब्रह्मांड है, तो इतना मरने से हम थोड़ा मर जाएंगे, हम अमर रहेंगे। अगर हमारे शरीर का विस्तार संवेदना के द्वारा हमने कर लिया है, तो हम मर ही नहीं सकते हैं, कोई हमें नहीं मार सकता है। और तुम सब अमर हो, इसी शुभकामना के साथ हमेशा सफल रहो।